टॉप 5 हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स, मतलब 5 ऐसे स्टॉक जो भी अच्छे खासे ग्रोथ मोड पे चल रहे हैं, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। इवन कंपनी का भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कंपनी का EBITDA मार्जिन इंक्रीज हुआ है, कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है। मतलब ओवरऑल वो स्टॉक्स और वो कंपनी भी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है। तो आइए बात करते हैं कौन सी वो 5 कंपनीज और 5 स्टॉक्स है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एंड हाँ, दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो सबसे पहले अपनी कंपनी है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी है। म्यूजिक लेबल कंपनी क्या होती है? सिंपल शब्दों के अंदर ये क्या करती है, जो भी म्यूजिक होता है, कोई भी गाना बज रहा है, कोई भी रिंगटोन है, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक है, उस गाने का राइट एक्वायर कर लेती है। और अब उस गाने को अगर किसी को भी स्ट्रीम करना है, चाहे यूट्यूब को उस गाने को चलाना है, स्पोटीफाई को चलाना है, जियो सावन को चलाना है, जो आप ओटीटी पे कोई भी गाना सुनते हो, जियो सावन, स्पोटीफाई, इवन जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है कुछ भी, तो वो सप्लाई करने का फिर वो रुपए लेती है, क्योंकि उस म्यूजिक के राइट्स उसके पास है। तो यूट्यूब, स्पोटीफाई, जियो सावन, एप्पल, इसे जितने भी, इवन किसी को म्यूजिक इवेंट में, लाइव इवेंट में चलाना है उस गाने को, तो भी इसको रुपए देने पड़ेंगे। जितने ज्यादा व्यूज होंगे, मतलब यूट्यूब, स्पोटीफाई वगैरह पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज होंगे, उस हिसाब से इसको रॉयल्टी मिलेगी। तो अब आप देख लो, गाने की इंडस्ट्री कोई डाउनफॉल तो आने वाला है नहीं। हो सकता है कोई गाना नहीं चले, पर पूरा का पूरा सॉन्ग इंडस्ट्री तो खत्म नहीं होगी। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट पे भी कोई भी रील चलाते हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है। उस बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सप्लाई करता है? उसके राइट होता है टिप्स म्यूजिक के पास, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो जितने ज्यादा व्यूज होंगे, उतने ज्यादा व्यूज से इसको ज्यादा रुपए मिलने वाले। इवन अगर आप इसके क्लाइंट देखोगे तो यूट्यूब, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, गाना, इवन नेटफ्लिक्स भी इसका क्लाइंट है। बाकी जो भी बड़े बड़े कंटेंट ब्रॉडकास्टर है, स्टार, सोनी टेलीविजन, बी फॉर यू म्यूजिक, ये शेयर चैट, स्नैपचैट, सबको ये सप्लाई करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोइंग मॉडल पे है, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, ये असेट लाइट मॉडल है। असेट लाइट मॉडल मतलब कंपनी को अब कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना ग्रो करने के लिए। एक बार इसने बस राइट एक्वायर कर लिया, इसका लाइफ टाइम से उसका रेवेन्यू आता रहता है उस गाने का, जितने दिन वो यूट्यूब, स्पॉटिफाई पे चलता रहेगा, लाइफ टाइम इसको पैसा मिलता रहेगा। असेट लाइट मॉडल है। असेट लाइट जितने भी बिजनेस होते हैं वो एक्सपांड बहुत जल्दी करते हैं। जैसे आप देख लो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब असेट लाइट मॉडल है। मतलब ये कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं बिना कोई खर्चा करे एक्स्ट्रा। तो ये भी उसी तरह का बिजनेस है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करता हूं तो 21% से कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है भाई। कंपनी का प्रॉफिट 34% से ग्रो हुआ। तो ये जब भी होता है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है कि भाई जब कंपनी के सेल्स से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब कंपनी ने ऑपरेटिंग लीवरेज उठाया। एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा नहीं बढ़े पर रेवेन्यू बढ़ा, इसलिए उसका प्रॉफिट कंपेरेटिवली बढ़ा है। कंपनी का पी रेशियो अगर आप बात करोगे तो 28 पी रेशियो इंडस्ट्री का चलता है, वही कंपनी का 37 चलता है, तो थोड़ी सी और वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.02 और डेट मतलब ना के बराबर है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी 83%, जो एक एक्सेप्शनल रिटर्न ऑन इक्विटी है। इतना रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम एक्सेप्शनली कहीं पे देखने को मिलता है। बाकी कंपनी के अदर फैक्टर की अगर आप बात करोगे तो कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी कंपनी ने ये अपनाई है। पहले वो जनरली हिंदी म्यूजिक में और इंग्लिश म्यूजिक में डील करती थी। अब कंपनी रीजनल म्यूजिक के अंदर भी आ गई कि पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी जो भी म्यूजिक है उनके राइट्स भी एक्वायर करी है और वो भी सप्लाई करी है। तो इसलिए इसका रीजनल के अंदर भी जो रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये वहां से भी अच्छा खासा भी कमा रही है, अच्छा खासा एक्सपेंशन वहां पे हो रहा है। और बाकी मैंने कहा था कि जैसे जैसे स्पॉटिफाई, जियो सावन, यूट्यूब, जितनी ज्यादा वहां पे स्ट्रीमिंग बढ़ेगी, जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, हर स्ट्रीम के हिसाब से इसको रॉयल्टी मिलेगी। बाकी कंपनी का एक्सपेंशन आप देखोगे, इंटरनेशनल डील हो रही है सोनी म्यूजिक के साथ। इसने एक इंटरनेशनल डील करी है, जहां जहां पर भी सोनी म्यूजिक इंटरनेशनल म्यूजिक वगैरह मतलब कहीं पे भी यूज लेगा तो वो यही सप्लाई करेगा। इवन इसने भी रिसेंटली मेटा, जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके साथ भी डील रिन्यू करी है। तो कंपनी का असेट लाइट मॉडल है। मैंने कहा था असेट लाइट मॉडल मतलब वही कि आपको एक्स्ट्रा रुपए कहीं पे भी इनकर नहीं करने ग्रो होने के लिए। तो ये बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं जो भी असेट लाइट होते हैं। एक बार आप म्यूजिक एक्वायर करो, लाइफ टाइम के लिए बस अलग अलग जगह पब्लिश करते जाओ। कंपनी का EBITDA मार्जिन क्वार्टर 4 के अंदर 74% पहुंच गया, जो एक्सेप्शनल 74%। इतना पैसा EBITDA मार्जिन किसी का जनरली नहीं देखने को मिलता, तो इसलिए इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छी है। वही अगर अपन इसके भी रिजल्ट की बात करें तो इसने, कंपनी ने खुद ने अपने अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया था, वन ऑफ द ओनली लिस्टेड कंपनी इंडिया के अंदर जो हम जैसी कोई भी कंटेंट एक्वायर करते हैं उसके एक क्वार्टर के अंदर अंदर ही हम वो पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं। एक बार कॉस्ट लगी, एक क्वार्टर के अंदर हम कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं, बाकी सारा हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इंडिया में खुद से क्लेम कर रही है, जो लिस्टेड कंपनी के अंदर है। कंपनी के लास्ट 5 साल का अगर आप रेवेन्यू प्रॉफिट देखोगे तो ये कंपनी का, देखो रेवेन्यू कंपनी का ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, पर कंपनी की जो कॉस्ट है वो कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज है कि रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, वही कंपनी की प्रॉफिट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए इसका ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छा चल रहा है। तो कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस भी आप देखोगे तो कंपनी के जो क्वार्टर 4 25 है वर्सेस क्वार्टर 4 26 है, रेवेन्यू 32% से बढ़ा, EBITDA उसका 106% से बढ़ा है एक्सेप्शनली, और EBITDA का मार्जिन 26.5% से बढ़ा है। तो ये एक एक्सेप्शनली बढ़ा है।
इवन इसका ईयर वाइज भी आप देखोगे तो ईयर वाइज भी सब कुछ इसका इंक्रीज ही हुआ है। इवन मैनेजमेंट का जो 2027 का टारगेट है, मतलब नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर बताया नेक्स्ट ईयर हम सबसे लोवेस्ट टू लोवेस्ट हम सोच रहे हैं कि भाई 20% से रेवेन्यू और 20% से प्रॉफिट तो हम इंक्रीज कर ही देंगे। एक रियलिस्टिक टारगेट है कि इतना तो हो ही जाएगा, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते। इवन नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने जनरली हम जो कंटेंट एक्वायर करते हैं वो 60 से 70 करोड़ का करते हैं, पर अगले साल हम 80 टू 90 करोड़ मतलब एक्सपांड करने वाले हैं, ज्यादा कंटेंट एक्वायर करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हमको मिल गए, जो भी अपकमिंग म्यूजिक रिलीज होने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे डेविड धवन का फिल्म आ रही है, कोई फिल्म मेकर भी आ रही है, उनके भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। तो ये थी अपनी पहली कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो अपना नेक्स्ट शेयर है अब डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का काम क्या है कि ऑयल एंड गैस सर्विसेज का काम ये था, मतलब ऑयल गैस जितने भी आप देखोगे जो बड़े बड़े जितने भी जायंट है, जैसे जो ऑयल गैस को एक्सप्लोर करते हैं, ओएनजीसी हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑयल एंड गैस को जमीन में से और समुद्र में से एक्सप्लोर करते हैं। तो जनरली जो एक्सप्लोरेशन का पूरा काम होता है, जमीन में से ऑयल गैस को निकालना बहुत ज्यादा टेक्निकल काम होता है, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो इसलिए ओएनजीसी रिलायंस वगैरह जनरली खुद से नहीं करते, ये क्या करते हैं, इस काम को आउटसोर्स कर देते हैं डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो ये जो ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करना होता है, ऑयल को, क्रूड ऑयल को, गैसेस को, तो ये ओएनजीसी रिलायंस खुद से ना करके डीप इंडस्ट्री को आउटसोर्स करते हैं, जिससे इनकी कॉस्ट बच जाती है। और ये बहुत ज्यादा टेक्निकल काम होता है, हर कोई इसमें एंट्री नहीं ले पाता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो अब आप देख लो इंडिया के अंदर अभी जितनी ज्यादा बूम चल रही है कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल गैस को, इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि हमारा जितना भी डोमेस्टिक ऑयल गैस है ना, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करो। तो इसके लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना ज्यादा ऑयल गैस का इंक्रीज होगा, जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होनी, तो ऑयल गैस को एक्सप्लोर कौन करने वाला है, वो डीप इंडस्ट्रीज ही करने वाला है। तो ये कंपनी इंडिया का एक पहला इंटीग्रेटेड कंपनी है जो ऑनशोर और ऑफशोर दोनों तरह के ऑयल गैस को मतलब एक्सप्लोर करती है, जमीन में से और समुद्र में से निकालती है। और मतलब ये एक तरह से जमीन वाला हो गया और ये समुद्र वाला हो गया। तो ये आउटसोर्सिंग पार्टनर है सबसे बड़े बड़े जितने भी जाइंट है उसका। इवन ये सारे काम करती है, जो ऑयल गैस को निकालने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद भी उसकी बहुत बड़ी वैल्यू चेन होती है। वैसे ही थोड़ा ना कि नॉर्मली क्रूड ऑयल निकाल के नॉर्मल पेट्रोल बन गया, नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू चेन होती है। इवन गैस को भी निकालने के बाद गैस को कंप्रेस करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है। तो ये गैस कंप्रेशन, ड्रिलिंग वर्क और रिग्स, गैस को डिहाइड्रेट करना, प्रोसेस करना, जितने भी प्रोसेस है मतलब एक्सप्लोरेशन होने के बाद उसका 70% प्रोसेस ये अकेला खुद से कंप्लीट कर सकता है, करता है। तो कंपनी का जो अगर आप सेल्स देखोगे, कंपनी का सेल्स 55% से ग्रो है, प्रॉफिट 75% से ग्रो है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा ग्रो है सेल्स के कंपैरिजन में, एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। पी रेशियो इसका 7 टाइम्स चल रहा है, मतलब इंडस्ट्री का 7 टाइम्स है और इसका कंपनी का 16 टाइम्स चल रहा है। तो ये पी रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है। और डेट टू इक्विटी का 0.1 है, डेट ना के बराबर है कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट चल रहा है इसका। इसके क्लाइंट की अगर आप बात करोगे तो जो ओएनजीसी है, वेदांता का केन ऑयल गैस है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, रिलायंस है, गेल है, ये सब इसी के ही क्लाइंट है। बाकी कंपनी के अगर आप अदर फैक्टर की ओर बात करोगे तो कंपनी के पास रोबस्ट ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है, 3000 करोड़ प्लस की कंपनी के पास ऑर्डर पड़े कि आने वाले जो 3 से 5 साल है उसके इसके पास रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑलरेडी इसका एक तरह से बुक मान के आप चल सकते हो। ग्रोथ फैक्टर यही है कि मैंने आपको बोला था, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ऑयल गैस का प्रोडक्शन आप बढ़ाओ। तो जितना ज्यादा इंडिया के अंदर ऑयल गैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना इसको फायदा होगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। इवन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने उनका जो कैपेक्स है कि कितना वो अगली बार खर्चा करने वाले, 400 से 500 करोड़ का वो कैपेक्स इन्होंने इंक्रीज करा है कि हम ऑयल और गैस को और भी नई जगह रिस्क डाल के उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए अपॉइंट करने वाले हैं डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। एक्सपांशन की बात करेंगे तो डॉल्फिन ऑफशोर को इसने एक्वायर करा, मतलब एक तरह से उस समुद्र का राजा था कि जितने भी समुद्र के अंदर सी के अंदर जो भी ऑयल गैस को एक्सप्लोर करता था वो जनरली डॉल्फिन ऑफशोर करता था, तो इसने उसको भी एक्वायर कर लिया है। ओएनजीसी से इसको भी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई नेक्स्ट 10 सालों तक जितना भी मतलब इसका एक राजमुंद्रा फील्ड है वहां पे जो भी ऑयल गैस को एक्सप्लोरेशन होगा वो ये करने वाला है। जो 100 से 150 करोड़ पर एनम एक साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है, हर साल का 10 साल तक इसको मिलता रहेगा और 40% इसका मार्जिन है। गेल से भी इसको अभी एक गैस कंप्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था गेल से, और वह जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था 5% शेयर की प्राइस इंक्रीज भी हुई थी। बाकी कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो हर कोई बंदा इस कंपनी में इस बिजनेस में आ नहीं सकता, तो न्यू एंट्रेंट इजीली नहीं आ सकते, हाई एंट्री बैरियर है। क्वार्टर 4 के अंदर लोगों को लगता है कि क्वार्टर 4 में कंपनी का लॉस हुआ था तो कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, नहीं ऐसा नहीं है। क्वार्टर 4 के अंदर इसका एक एक्सेप्शनल, इसको एक डेटर राइट ऑफ करने पड़े थे कि एक कस्टमर था वो इसको पैसा नहीं दे रहा था, तो वो एक वन टाइम लॉस था जो इसको राइट ऑफ करना पड़ा था, वो लॉस इसका हुआ था। बाकी कंपनी का बिजनेस कंपनी का कंपेरेटिवली ग्रोथ चल रहा है। कंपनी का मेन जो रिस्क है वो एक क्लाइंट कंसंट्रेशन, हालांकि इसके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, पर 15-20 जो क्लाइंट है वो बस वही क्लाइंट है इसके पास मेजरली जो बड़े बड़े क्लाइंट है, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है। साथ में डेटर के नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा है, 373 डेज के अंदर उसको रुपए ये प्रोवाइड करते हैं। बाकी कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे तो FY24 से FY25 में लगभग डबल हो गई थी, फिर उसके पास भी अभी 2-5% की वापस से ग्रो हुई है, मतलब कंपनी की ऑर्डर बुक भी इंक्रीज होती जा रही है। वही कंपनी के फाइनेंशियल आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू 55% से ग्रो हो रहा है, EBITDA 61% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65% से, कैश प्रॉफिट कंपनी का 102% से ग्रो हो रहा है।
एंड वैसे तो मैं जितने भी आपको रिलेवेंट फैक्टर है, फाइनेंशियल है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, पर अगर आपको और भी कोई चीज़ डिटेल के अंदर जाननी है, तो आप एंजल वन वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। जैसे आप एंजल वन वेबसाइट पे देखोगे, डीप इंडस्ट्रीज़ का मैंने शेयर सर्च करा हुआ है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, शेयर की प्राइस क्या चल रही है, शेयर का चार्ट क्या चल रहा है, शेयर का चार्ट, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल, आप ये सारी चीज़ें एंजल वन से रेफर कर सकते हैं। अब उसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो है एडीएफ फूड्स। एडीएफ फूड्स का काम क्या है? ये मेनली जो काम है ना इसने कर रहा है, ये मेन काम करता है एक्सपोर्ट। जितने भी रेडी टू ईट फूड होते हैं ना उसको एक्सपोर्ट करता है, कि ये मेन टारगेट करता है इंडिया के अंदर भी, हालांकि इसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। जो एक अशोका नाम का ब्रांड है, ये एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा चलता है। ये मेन टारगेट करता है एनआरआईज कस्टमर को, जो इंडिया के बाहर रहते हैं। लाइक मैं भी बहुत सालों तक इंडिया के बाहर था, उस वक्त जब मैं एनआरआई था, तो जनरली मैं भी प्रीफर करता था, ये अशोका का ब्रांड आता है, कि अभी जो भी रेडी टू ईट आइटम होते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर अगर लोग जा रहे हैं तो जनरली बाहर के आइटम का टेस्ट नहीं जमता है, तो इंडियन टेस्ट हमको चाहिए होता था। तो जितना भी अगर आप देखोगे, जो सब्जी होती है रेडी टू ईट, जिसको करी बोलते हैं, जैसे पनीर की सब्जी हो गई, दाल मखनी हो गई, वो रेडी टू ईट है, बस उसको खोलो और एक बार गर्म करके आप खा सकते हो उसको। तो उस तरह की करी बहुत ज्यादा एनआरआई इसके अंदर चलती है। तो और साथ के अंदर जो भी पिकल है, अचार बहुत ज्यादा चलता है, थेपले वगैरह होते हैं, और इवन जो प्रीमियम स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स के आइटम होते हैं, वो सारे ये एनआरआईज को टारगेट करता है। और एनआरआईज के अंदर ये ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है। इवन आप देखोगे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगह, दुबई वगैरह, इन सब जगह इसके मतलब ये सब जगह सप्लाई करता है। वहां पे आप नॉर्मल कोई भी स्टोर पे जाओगे, वहां पे आपको अशोका ब्रांड के रेडी टू ईट आइटम आपको जनरली मिल जाएंगे। तो इंडियन पैकेज फूड्स में काम करता है, रेडी टू ईट ब्रांड के अंदर कुकिंग पेस्ट बनाता है, पिकल बनाता है, चटनी बनाता है, प्रीमियम स्नैक्स भी बनाता है। और अशोका इसका भी एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका है। एनआरआई की फर्स्ट चॉइस जनरली यही होती है। यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ इसकी 16% से हुई है, प्रॉफिट इसका 45% से ग्रो हुआ है। तो ये बहुत ही एनॉर्मस ग्रोथ करी है, मतलब इसका प्रॉफिट सेल्स के कंपेरिजन में अच्छा खासा ग्रो हुआ है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। इंडस्ट्री का पी रेशो 46 चलता है, इसका पी रेशो 34 चल रहा है। मतलब ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड चल रही है इंडस्ट्री के कंपेरिजन में। डेट टू इक्विटी 0.02 है, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 15% है। वही कंपनी का अगर आप फूड का पोर्टफोलियो देखोगे, जब मतलब अलग 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 के दाल मखानी, छोले, तंदूरी नान, आलू पराठा, ये सारी चीजें रेडी टू ईट के अंदर देता है। और मेनली इसलिए मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर तो मेट्रो सिटीज में चलता है, पर मेनली इसने एक्सपोर्ट मार्केट पकड़ रखा है। जैसे एक्सपोर्ट मार्केट में मैंने आपको कहा था, यहाँ पे यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, यहाँ पे आप कोई भी शॉप पे जाओगे ना, जनरली मतलब जो भी स्नैक्स वगैरह रखते हैं, वहाँ पे आपको अशोका का आइटम मिल ही जाएगा। तो इसका ग्रोथ फैक्टर ये है कि इंडिया से आप मान लो लगभग हर साल 3 करोड़ प्लस इंडियन अब्रोड मूव कर जाते हैं। और अब्रोड मूव करने के बाद उनको बेसिक इंडियन फूड तो चाहिए होगा, तो इसलिए वो जनरली अशोका करी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जनरली रहती है। और इसकी एक और चीज़ ये है कि आजकल केवल इंडिया के लोग ही इंडिया की सब्जी वगैरह नहीं खाते, ये ग्लोबल एक्सपांड हो चुकी है। इंडियन फूड को, इंडियन करी वगैरह को वेस्टर्न भी अडॉप्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है, यूरोप के लोग भी इसको ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए। ये इसका असेट लाइट मॉडल है, इसको खुद को स्टोर कहीं पे खोलने नहीं होते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शॉप्स है अलग अलग लोगों की, ये बस उनको सप्लाई कर देता है। तो इसलिए इनका एक्सपांशन अच्छा खासा है। इसको ज़्यादा रुपए नहीं लगाना एक्सपांड होने के लिए, ये बस अब आप अपने सप्लाईज को इंक्रीज कर सकता है, जितने भी नए नए स्टोर कोई भी लोग इंसान खोल रहा है। तो इवन इसका मेजर टारगेट अमेरिका यूरोप होता है रेदर देन एशिया, क्योंकि एशिया में सस्ते में बिकता है तो मार्जिन कम होती है। पर अमेरिका यूरोप के अंदर इसका कंपैरेटिवली अच्छा मार्जिन बच जाता है। पर इसका एक है कि ये एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, तो एक रिस्क है कि करेंसी रिस्क है, करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसका रेवेन्यू उससे फ्लक्चुएट कर सकता है। बाकी कंपनी के अगर आप क्वार्टर वाइज रेवेन्यू देखोगे और ईयर वाइज रेवेन्यू भी देखोगे, तो ईयर ऑन ईयर 23% का रेवेन्यू बढ़ा है, इबिडा 38% से बढ़ा है, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57% से बढ़ा है इसका। तो कंपनी की ये जो बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रो चल रहा है। वही कंपनी का अगर आप देखोगे, तो कंपनी का एक्सपांशन प्लान क्या है? कंपनी ने एक न्यू अपनी एक फैक्ट्री डाली है सूरत ग्रीनफील्ड फैसिलिटी के अंदर, जिसका उसने एक थोड़ा बहुत प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। फेस 1 के अंदर 2 प्रोडक्ट की लाइन इसने इंस्टॉल कर दी है, पर रिमेनिंग जो प्रोडक्ट की लाइन है वो क्वार्टर से 2027 से इंक्रीज होने वाली है, जिसमें भी पिज्जा का बेस वगैरह भी बनाने वाली है। तो मतलब कंपनी एक्सपांशन मोड में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हो सकता है। तो ये बोल रही है कि अभी जो है ना रेवेन्यू पोटेंशियल हम इस साल तो मान रहे 2027 के अंदर 40 से 50 करोड़ हमको इससे मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करेंगे, 30 से 40% करेंगे। पर जैसे ही हम 100% कैपेसिटी यूज करेंगे उसके कुछ सालों बाद, तो इसका रेवेन्यू 200 करोड़ का, तो लगभग 200 से 250 करोड़ तो यही से आ जाएगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। इवन अगर आप मैनेजमेंट का सेल्स टारगेट देखोगे, तो अभी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू चल रहा है इनका 683 करोड़। तो मैनेजमेंट बोल रही है कि FY27 तक हम जनरली बेस केस भी देखें तो हमारा रेवेन्यू 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू इंक्रीज करने का सोच रही है। और अगर सबसे गंदा केस भी हमारा रहा कि हमारा गल्फ कंट्री के अंदर अगर कंपनी हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो भी हम 12 से 15 करोड़, तो 12 से 15% की ग्रोथ तो हम रेवेन्यू में ले ही लेंगे। अब उसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का काम क्या है? देखो, ये एक तरह का टीपीए होता है हेल्थ केयर इंश्योरेंस के लिए।
टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक तरह का बीच का इंटरमीडिएरी होता है कि जैसे आप मानो कि एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे इंश्योरेंस क्लेम आते हैं, वो सारे इंश्योरेंस क्लेम किसको देगा? जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, लेट्स से एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी होती है, एचडीएफसी की अर्गो है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है एग्जांपल के लिए। तो एचडीएफसी अर्गो ने अगर कोई भी इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो हॉस्पिटल के पास जो भी क्लेम आ रहे हैं, अगर कोई कैशलेस क्लेम आ रहे हैं कि भाई कोई भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट हो गया, अब वो कैशलेस इलाज होता है। कैशलेस इलाज के अंदर हॉस्पिटल पेशेंट से तो रुपए लेता नहीं है, वो डायरेक्टली इससे रुपए का लेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब यहाँ पर देखना पड़ता है कि कोई भी जेन्युइन केस है या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये सारी चीजें खुद से नहीं देखती। इवन अगर कोई पेशेंट कैशलेस की जगह पेशेंट भी अगर बीच में आ रहा है, कोई भी पेशेंट है उसने हॉस्पिटल से इलाज कराया, अब वो उसका रिइंबर्समेंट किससे लेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी से लेगा। तो अब वो इंश्योरेंस के जो बिल है, वो इंश्योरेंस के बिल फेक तो नहीं है, मतलब मेडिकल के एक्सपेंसेस फेक तो नहीं है, असली के अंदर उसको कोई बीमारी थी नहीं थी, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, वरना बहुत से लोग इंश्योरेंस कंपनी का फ्रॉड कर देते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? इसके लिए अपॉइंट कर देते हैं टीपीए को, जो है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। अब इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट में इसका नाम आता है, क्योंकि इसके पास 30% इंडिया का मार्केट शेयर है टीपीए का। जितनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी अर्गो हो गई, स्टार हेल्थ हो गई, ये सब इसके क्लाइंट हैं। तो अब एचडीएफसी अर्गो के भी यहाँ पे सारे काम करता है कि हॉस्पिटल को मैनेज करना, किस किस हॉस्पिटल के अंदर, मतलब हर एक कंपनी का, कि आपकी हॉस्पिटल की चेन बढ़ाना, कि कहाँ कहाँ पे आपका इंश्योरेंस का क्लेम उठ सकता है, वो हॉस्पिटल कैशलेस चल सकता है। इवन कोई भी क्लेम आया तो क्लेम को वेरीफाई कोई करता है, पेशेंट से कोई भी क्लेम आया, हॉस्पिटल से कोई भी क्लेम आया, तो वो टीपीए उसको वेरीफाई करेगा सही क्लेम है या नहीं, कोई फेक क्लेम तो नहीं है। प्रीमियम कलेक्ट करना, ये सारी चीजें ये करता है। तो जितनी ज्यादा एचडीएफसी अर्गो को प्रीमियम इंक्रीज होती है, कि अगर जितनी ज्यादा इसको प्रीमियम मिलेगी, प्रीमियम का कुछ परसेंटेज टीपीए को मिलेगा, जनरली 2 से 4% होता है। तो जितना ज्यादा इंश्योरेंस बढ़ेगा, इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी, प्रीमियम बढ़ेगी, उतना ज्यादा डीप टीपीए को फायदा होने वाला है। तो अब ये एक तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर काम कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कराता है लोगों का, क्लेम प्रोसेस कराता है, फ्रॉड डिटेक्ट कराता है। कंपनी की सेल्स 25% से ग्रो है, वो प्रॉफिट 9% से ग्रो है। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती, कंपनी का मार्जिन कंपेरेटिवली डिक्रीज हुआ है। पर पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 54, इसका 31 का पी रेशियो चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी इसका 0.06, डेट भी कंपनी में ना के बराबर है। बाकी आप इसके अदर फैक्टर देखोगे तो इसकी भाई आप देखोगे इसके जो क्लाइंट है, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी अग्रो, ये सब इसके क्लाइंट है। इवन कॉर्पोरेट भी इसके क्लाइंट है। आप देखोगे अगर जो रिलायंस या कहीं पे भी आप कहीं पे कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तो वो आपके लिए पूरा का पूरा ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं, आपकी फैमिली के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं। तो वो जैसे एग्जांपल के लिए एचडीएफसी अर्गो से उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में टाई अप कौन कराता है? रिलायंस और एचडीएफसी अर्गो, वो कराता है टीपीए। टीपीए कॉर्पोरेट के पास जा जाके पिच करता है, तो वो बोलता है, एचडीएफसी को बोलता है कि आप हमको कमीशन दोगे हर प्रीमियम पे, तो हम आपके लिए कॉर्पोरेट वाले क्लाइंट लाएंगे, ताकि कॉर्पोरेट के सारे एम्प्लॉइज हम आपसे इंश्योरेंस कराएंगे। तो ये भी होता है यहाँ पर, तो इसलिए इसको यहाँ पर भी कमीशन मिल जाता है। और एक बार अगर कोई कॉर्पोरेट आ गया, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, 10 से 50 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट इजीली होता है। क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने अपॉइंट कर लिया, मतलब इंश्योरर, तो इंश्योरेंस तो लाइफ टाइम जनरली चलता ही चलता है, या बहुत लंबे तक चलता है कंपेरेटिवली। तो इसलिए इसको फायदा है। और एक और फायदा ये कि भाई जनरली मतलब ग्रोथ फैक्टर इसका ये कि इंडिया के अंदर इंश्योरेंस अभी केवल 4% लोगों के पास है। वही अगर आप डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री देखोगे, तो 20 से 40% लोगों के पास जनरली इंश्योरेंस होता है। तो अभी अपने यहाँ पे बहुत बड़ा गेप है, जिसको ब्रिज करना जरूरी है। तो धीरे धीरे यहाँ पे इंश्योरेंस की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इलाज महंगा होता जा रहा है, इस वजह से प्रीमियम भी महंगी होती जा रही है इंश्योरेंस की। और इंश्योरेंस प्रीमियम महंगी हुई, तो इसको परसेंटेज कमीशन भी यहाँ पे ज्यादा मिलने वाला है। कॉर्पोरेट से इसको मल्टी ईयर का रेवेन्यू मिल जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसने अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट टीपीए था पैरामाउंट टीपीए नाम का, पैरामाउंट टीपीए को भी इसने एक्वायर कर लिया। उसके बाद अब इसका मार्केट शेयर 30% हो चुका है इंडिया के अंदर। इवन इसने एक माईफेयर वी केयर सब्सिडरी भी है इसकी, मैफेयर वी केयर। ये सब्सिडरी जितने भी ग्लोबल इंश्योरेंस है उसके लिए टीपीए का काम करती है, तो ये ग्लोबल इंश्योरेंस के साथ भी काम करता है। इसके पास एक एआई है जो फ्रॉड डिटेक्ट कर देता है कि कोई भी इंश्योरर, कोई भी पेशेंट कोई भी फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, या फिर हॉस्पिटल को फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो ये इसके पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी, मेडिकल की डिमांड बढ़ेगी, तो इस कंपनी को फायदा हो सकता है। बट एट द सेम टाइम नेगेटिव फैक्टर है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 4% है, जनरली पूरी होल्डिंग इसके पास एफआईआई डीआईआई के पास है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर भी इसका है। बाकी कंपनी के अगर आप क्वार्टर 4 और FY26 के रिजल्ट की बात करोगे, तो अच्छे खासे ग्रो है। रेवेन्यू 23% से, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 28% से, इबिडा 18% से, और इबिडा मार्जिन 1.32% से ग्रो है। यहाँ पर भी सब कुछ ग्रो है, बस इसका जो इबिडा मार्जिन है वो ईयर वाइज इसका 2% से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। पर हालांकि लास्ट क्वार्टर से इसका इबिडा मार्जिन वापस इंक्रीज होने लग गया। बाकी अगर आप इसके मार्केट शेयर वगैरह की बात करोगे, तो ग्रुप प्लस रिटेल प्रीमियम जितनी भी इसको मिलती है, इस बार इसको प्रीमियम 22% कंपेरेटिव इसने प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट करी। ग्रुप प्लस रिटेल इंश्योरेंस मिला के इसका 20% मार्केट शेयर है, और ग्रुप मार्केट शेयर आप देखो 33% मार्केट शेयर इसके पास है। अभी ये इंडिया के बाहर भी एक्सपांड कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया जैसे वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, इनके ब्रोकर से भी ये डील कर रहा है कि वहां पर भी हमें आपकी मदद कर देंगे इंश्योरेंस कंपनीज को, ये बोल रहा है। इवन इसने बहुत से इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंडिया के बाहर भी टाइप कर लिया, जैसे फ्रीडम हेल्थ, हिमालयन एवरेज इंश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस जो भूटान का है, ऐसे बहुत से साउथ ईस्ट एशिया के इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी टाई अप कर रहा है।
अब अपनी नेक्स्ट कंपनी है अपनी ओसवाल पंप। ओसवाल पंप एक स्मॉल कैप कंपनी है जो एक तरह से पंप भी बनाती है, सोलर पैनल भी बनाती है, सोलर सेल्स भी बनाती है। तो इसको सबसे मेजर बेनिफिट क्या हो रहा है, अभी क्या होता है, जैसे मेनली मैं बात करता हूँ जैसे एग्रीकल्चर के लिए बात करता हूँ, और एग्रीकल्चर के अंदर जो इरिगेशन के अंदर सिंचाई करनी होती है फसल को, उसके लिए जो पहले यूज करते थे किसान, वो जनरली करते थे डीजल वाले जितने भी होते थे ना डीजल पंप, वो डीजल पंप यूज लेते थे। पर गवर्नमेंट बोल रही है डीजल और जितने भी क्रूड ऑयल है उसका कंजम्पशन कम करो, वो महंगा भी होता जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि अब आप सब लोग लगाओ सोलर पंप लगाओ, कि सोलर के थ्रू आप वाटर को मतलब सप्लाई करो। पंप, वाटर पंप मतलब वही कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सिंचाई वगैरह करने के लिए काम आता है पानी के लिए। तो आप सोलर पंप लगाओ जो सोलर एनर्जी से चलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है। तो इसलिए इसका बिजनेस गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है, ओसवाल पंप का, सोलर पंप का, और ये वन ऑफ द की प्लेयर है जो सोलर पंप इंडिया के अंदर बनाता है। साथ में सोलर सेल्स भी बनाता है और सोलर पैनल भी बनाती है इसकी सब्सिडरी। और इंडिया के अंदर बहुत कम सब्सिडरी कंपनीज है सोलर सेल्स खुद से बनाती है। सोलर सेल्स, उसके बाद सोलर सेल्स के बाद बनता है आपका सोलर सेल्स से बनता है सोलर पैनल। तो सोलर सेल्स जो होता है ना, इंडिया के अंदर जनरली बहुत कम कंपनीज बनाती है, सब लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है कि सोलर सेल्स भी आप इंडिया के अंदर बनाओ। उसके लिए गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम भी चला रही है और सब्सिडीज भी बना रही है, सब्सिडीज भी दे रही है। तो ओसवाल पंप को ये फायदा है कि सोलर सेल्स के लिए इसको सब्सिडीज भी मिल रही है और खुद से बनाता है, जिससे इसका मार्जिन भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये खुद से सोलर सेल बना रहा है, खुद से सोलर पैनल बना रहा है। तो इसलिए इसका मार्जिन कंपेरेटिवली कंट्रोल रहता है, और आगे जाके चाइना में अगर महंगी भी होगी चीजें तो भी इसको तो सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि ये खुद से बना रहा है। तो ये सारे पंप बनाता है एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्रियल पंप भी बनाता है, तीनों तरह के पंप बनाता है। सोलर वाटर पंप इसका मेजर पंप है, मतलब मेजर इसका प्रोडक्ट है। सोलर मॉड्यूल भी बनाती है इसकी सब्सिडी, जो मैंने आपको बताया। इसकी सेल्स की ग्रोथ 44% से हुई है, प्रॉफिट की ग्रोथ 34% से इसकी चल रही है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 चलता है, इसका पी रेशियो 12x चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 22% अच्छा चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.14, डेट भी कंपनी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा है नहीं। ये कंपनी के प्रोडक्ट है, ग्रिड कनेक्टेड पाइप बनाता है, सोलर पंप बनाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाता है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाता है। सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी की 570 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बाकी अगर आप अदर फैक्टर देखोगे तो मैंने आपको यही कहा था कि गवर्नमेंट इसकी स्कीम के थ्रू इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है पीएम सूर्यघर योजना, जिसमें 1 करोड़ घर के अंदर सोलर पैनल लगाने हैं रूफटॉप पे और सोलर पंप लगाने हैं। पीएम कुसुम योजना, जिसके अंदर सोलर पंप गवर्नमेंट प्रमोट करिए, किसानों को बोल रही है कि किसानों और एज वेल इंडस्ट्रीज को कि अब आप सोलर पंप यूज लो, उसके लिए वो सब्सिडीज भी दे रही है। देखो शिफ्टिंग जो इंडियन फार्म जो है ना, वो डीजल पंप से वो शिफ्ट कर रहे हैं सब्सिडाइज सोलर पंप के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है इसके बिजनेस को एक तरीके से। तो इसको डबल बेनिफिट मिल रहा है, सोलर पैनल का भी और सोलर पंप का भी, दोनों तरह से इसको मिल रहा है। एक्सपांशन बाकी मैंने आपको बता दिया, इन हाउस सोलर सेल्स भी बना रही है, पीवी के मॉड्यूल्स भी बना रही है, और डिजिटल पंप भी अभी एक खुद से बना रही है। टाटा पावर के साथ इसने जेवी भी बना ली, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी और सोलर सेल्स भी उसको ट्रांसफर मतलब सप्लाई कर रही है। बस इसकी एक चीज खराब है कि भाई इसका वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज होकर 105 से 187 हो गया, कि इसकी इन्वेंट्री अभी थोड़ी लेट बिक रही है, मतलब ज्यादा देर पड़ी रह रही है, और डेटर इसको थोड़ा लेट पैसा दे रहे हैं। बाकी अगर आप इसका FY27 का टारगेट देखोगे तो मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है कि हमारा रेवेन्यू कम से कम 20 से 25% तो इस बार इंक्रीज हो ही जाएगा, ये मैनेजमेंट का टारगेट है। तो ये हो गए अपने 5 शेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। और बाकी आपका कौन से शेयर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा शेयर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। या आपको किसी दूसरे शेयर के बारे में भी आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एक्सेप्ट बाय सेल एडवाइस। बाकी अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।